नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश गांव सरकार में। और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में वोटिंग समाप्त हो गई है। 3 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद सदस्य, 330 पंच और 152 सरपंच के लिए उपचुनाव हुआ। सभी सीटों पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया गया। मतदान के बाद वोटों की गिनती आज से शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे देर शाम तक आएंगे। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान के बाद कई शहरों से हमारे सहयोगी ताजा हालात बताएंगे। तो ग्राफिक्स त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के बारे में हम आपको बता दें। जिला पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हुआ है। जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 12 प्रत्याशी हैं। तो वहीं जनपद पंचायत सदस्य के लिए 27 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 88 प्रत्याशी हैं यहां पर। और पंच के लिए 330 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 733 प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया है। और सरपंच पद के लिए 152 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है और 455 प्रत्याशियों ने इसमें हिस्सा लिया है। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। देर शाम तक नतीजे आएंगे और वो नतीजे भी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की काउंटिंग अब शुरू हो गई है और धीरे धीरे करके जिस तरह से नतीजे आते जाएंगे वो भी हम अपने दर्शकों को तक बताते जाएंगे। फिलहाल कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़ी संख्या में वोटरों ने आज वोटिंग की। मतदाता काफी जागरूक दिखे और कोविड गाइडलाइन का मतदान केंद्रों पर पालन करते हुए ये वोटिंग की गई। तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। तो शहर सरकार के बाद ग्रामीण सरकार की अब बारी है और ग्रामीण सरकारों को मतदाताओं ने चुन लिया है और शाम तक नतीजे आ जाएंगे। और 3 हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पेंड्रा से हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं और उसके साथ अमित चौरसिया रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। महासमुंद से आशुतोष लाइव जुड़े हैं। और अमित, सबसे पहले रायपुर में आपके पास आऊंगा। वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग खत्म हो गई है और अब काउंटिंग शुरू हो गई है। शाम तक नतीजे आ जाएंगे। किसकी तरफ रुझान मतदाताओं का बढ़ता नजर आया इस वोटिंग में? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो थी निर्वाचन आयुक्त की, वो सबसे बड़ी थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतदान को शांतिपूर्वक ढंग से कराना। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सभी जिलों में सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात किए गए थे, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई विवाद या कोई चीज गड़बड़ होती है तो ऐसी परिस्थिति को संभाला जा सके। हालांकि अब तक इस चूंकि ग्रामीण स्तर का चुनाव था, यहाँ पर गैर दलीय चुनाव यह होता है, ऐसे में किसी भी तरह की छिटपुट घटनाओं की भी संभावनाएं ना के बराबर रहती है, क्योंकि गांव के ही लोग रहते हैं और गांव के ही मतदाता रहते हैं, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे में कहीं भी राजनीति जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीण सरकार बनी है, आज ग्रामीण सरकार को लेकर मतदान हुआ है। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के 28 जिलों के सभी जिलों के ग्रामीण सरकारों को आज चुना गया, जिसमें उपचुनाव और चुनाव दोनों ही थे, आम चुनाव वगैरह। तो इसमें जहां पर पंच पदों के लिए 300 लोगों को चुनना था, जिसमें 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। और साथ ही यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर वोटिंग प्रतिशत गया है तो वो कोरिया जिले में गया है, जो लगभग 85.88% आंका गया है। तो यह जानकारी 3 बजे तक की थी और अभी वहां पर मतगणना की भी कार्यवाही शुरू हो गई है। लगभग 4 दौर की मतगणना हो चुकी है। अधिकांश स्थलों पर देर रात 8 से 9 बजे के बीच जो है आपके जो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी जो रुझान मिलने शुरू हुए हैं उसमें एक दूसरे को पछाड़ते लोग नजर आ रहे हैं। जहां तक अभी हमारी जो आयुक्त हैंगे, चुनाव आयुक्त तो ठाकुर राम सिंह से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से मतगणना शुरू हो गई और मतगणना कार्य में किसी भी तरह का कोई भी घटना नहीं हुई, न मतदान के दौरान न मतगणना के दौरान।
बस वहां पर मतगणना जारी है। मतगणना चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया तो इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ईवीएम मशीनों से होता तो उसके परिणाम जल्दी आ जाते, लेकिन यहाँ पर एक एक बैलेट पेपर को अलग करना सबसे बड़ी चुनौती कार्य है। और यहाँ पर जिस तरीके से बूथ में कार्य करने वाले लोग हैं उनको लगाया गया ताकि वहां पर वो जो है अलग कर सके उन सभी बैलेट को, और उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सके कि किसने कितने मत प्राप्त किए। तो इस तरह की कार्यवाही अभी जारी, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि 8 से 9 बजे के बीच परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच परिणाम आ जाएंगे। आशुतोष हमारे संवाददाता महासमुंद से लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या सूरत हाल है महासमुंद के? किसके सर सजेगा ताज और किसे मिलेगी मात? मेरी आवाज आशुतोष मिल रही है आपको? ठीक है, पेंड्रा चलते हैं। पेंड्रा से हमारे सहयोगी राकेश मिश्रा लाइव मौजूद हैं। राकेश, क्या स्थिति है पेंड्रा की? कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है? किसके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, ये चूंकि ग्रामीण सरकार है और ग्रामीण अंचल के लोग इसमें मतदान करते हैं। पंच सरपंच का इलेक्शन था। पेंड्रा की बात करें तो पेंड्रा में लगभग 69.74% मतदान हुआ है, जो एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है। कोरोना काल में प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को कराया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस चुनाव को कराया गया था और मतदान केंद्रों में 3 बजे के बाद मतदान बंद हो गया था और अब जो टेबुलेशन का कार्य है, जो मतदानों की काउंटिंग का कार्य है, वो शुरू किया गया है। हालांकि प्राथमिकी तौर पर आज उम्मीदवारों की हार या जीत का घोषणा किया जाएगा, पर जो कि ऑफिशियल है वो 22 तारीख की घोषणा की जाएगी कि किसने जीत की है, किसको हार मिली है, किसको जीत मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एक मतदान था वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। जिले में कहीं कोई घटना नहीं हुई है और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इस तरह का जो चुनाव है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाया है। जी, अक्सर जिस तरह की खबरें आती थी राकेश, चुनाव से पहले नक्सलियों की अलग अलग प्रकार की चेतावनियां मिलती थी, पर्चे फेंके जाते थे, कुछ इस तरह का घटनाक्रम तो इस बार के इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जी, निश्चित तौर पर इस प्रकार चूंकि कोरोना काल चल रहा था और प्रशासन भी मुस्तैद था, पुलिस के जवान लगाए गए थे, प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा में लगे हुए थे और खासकर ग्रामीण अपना जो है प्रतिनिधि चुनना चाहते थे। ग्रामीणों में एक उत्साह था कि उनका जो नेता है वो कैसा होगा, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा और ग्रामीण उसी उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच का बहुत महत्व होता है, ग्रामीणों की जो भी समस्या होती है वो सरपंच के माध्यम से ही उच्च अधिकारियों पहुंचता है। तो जो ग्रामीण है वो काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में पहुंचे थे, मतदान किया और अब मतदान की गिनती का कार्य मतदान केंद्रों में शुरू हो गया है और 22 तारीख को जो नतीजा है वो बताया जाएगा कि किसको हार मिली, किसको जीत मिला है। कि प्राथमिक तौर पर आज ही घोषणा कर दिया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल घोषणा है वो 22 तारीख को किया जाएगा कि किसको हार मिली, किसको जीत मिली। जी ठीक है, ऑफिशियल घोषणा 22 तारीख को की जाएगी। रायपुर लिए चलते हैं आपको। अमित लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है रायपुर से। अमित, आप रायपुर में रहते हैं और पूरे प्रदेश पर बारीकी से आपकी नज़र भी रहती है। अक्सर देखने को मिलता है जहाँ भी बाईपोल्स होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी की सरकार सूबे में है, उपचुनावों में सरकार होने का फायदा जरूर उस पार्टी को मिलता है। तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या इस बार के उपचुनाव में? क्या जनता का मूड है, मिजाज जनता का क्या है? क्या सरकार के पक्ष में ही माहौल रहेगा या बगावत भी मतदाता कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, शहरी क्षेत्र में जरूर जब नगरीय निकाय के अभी चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जरूर चूंकि सत्ता का पड़ला बाहर ही दिखा। जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा को मात्र 1 नगरीय निकाय चुनाव में जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस 14 नगरीय निकायों में जीत के साथ अपना पलड़ा भारी रखे हुए थी। तो ये शहरी क्षेत्र की सरकार बनाने में तो जरूर नजर आता है, लेकिन चूंकि ये गैर दलीय चुनाव होते हैं, हालांकि यहाँ समर्थक उनके उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वह कांग्रेस का व्यक्ति है या भाजपा का व्यक्ति है। ऐसे में यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि लोकतंत्र के ऊपर जब ये सब चीजें पार्टियां वहां पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सिर्फ स्थानीय लोग ही चुनावों से जुड़े होते हैं, तो वहां पर ऐसा राजनीतिक कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया
कि यहाँ पर राजनीति जैसी कुछ चीज नहीं होती, व्यक्तिगत कार्यों के आधार पर ही जनता या मतदाता यहाँ पर अपने व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हालांकि जैसे नक्सल क्षेत्र की आपने बात की है, तो इस बार जो नक्सल क्षेत्र की जो हर बार ये होता था कि चुनाव में भाग लेने के लिए ग्रामीणों को रोका जाता था, इसके लिए बाकायदा पत्र वगैरह डाले जाते थे और इधर उधर पोस्टर चस्पा किए जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति इस बार यहाँ नहीं रही, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूंगा बीजापुर में ही लगभग 50% के लगभग मतदान हुआ 3 बजे तक। और बात करेंगे दंतेवाड़ा जैसा जो घोर नक्सल इलाका है, वहां पर भी 70% से अधिक चुनाव हुआ है। और यहाँ पर बात करेंगे बस्तर क्षेत्र में, तो बस्तर क्षेत्र में भी 75% से अधिक मतदान हुआ है। तो ये बड़ी कामयाबी है निर्वाचन विभाग की कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाया, तो एक बड़ा काबिले तारीफ ये काम है। क्योंकि अब तक जो लोग घरों से नक्सली डर से निकला नहीं करते थे, आज वह अपने लोकतंत्र का, अपने मतदान का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अमित, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सल क्षेत्रों में किस तरह से वोटिंग कराना निर्वाचन आयोग के लिए भी कम चुनौती नहीं होती है। आशुतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? महासमुंद से आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी आशुतोष, क्या सूरत हाल है महासमुंद के? अब तक कितने फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है? हालांकि काउंटिंग का दौर शुरू हो गया है, शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। कैसा रहा माहौल महासमुंद में? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में एक जनपद सदस्य 10 सरपंच और 13 पंच के लिए चुनाव आज आयोजित किए गए थे, जिसके लिए तकरीबन 47 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 12 जो 47 मतदान केंद्र थे वो राजनीतिक संवेदनशील माने जा रहे थे। शाम के 4 बजे तक अगर बात किया जाए तो शाम के 4 बजे तक पूरे महासमुंद जिले में तकरीबन 76% की जो वोटिंग हुई है। और अभी जो है मतगणना का काम चालू हो रहा है। अगर पुरुषों की अगर मतदान की अगर प्रतिशत आपको बताना चाहूंगा तो तकरीबन 76% पुरुषों का पुरुषों ने मतदान किया और महिलाओं ने तकरीबन 75% उन्होंने मतदान किया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी अच्छा रहा है। और अभी जो है वो काउंटिंग का काम चल रहा है। निश्चित है कि देर रात 8 से 9 बजे के आसपास इसके नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, मतदान का प्रतिशत बड़ा है। राकेश मिश्रा पेंड्रा से हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, महासमुंद में बता रहे हैं आशुतोष कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, क्या पेंड्रा में भी मतदान का प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 20 ग्राम पंचायतों पर 21 पदों पे चुनाव हो रहा था, जिसके लिए 25 मतदान केंद्र बनाए गए थे। क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना काल में भी वोटिंग कराना प्रशासन के लिए भी चुनौती थी। पर मैं ये कह सकता हूँ कि उपचुनाव में जिस प्रकार के प्रतिशत आते थे उससे बढ़कर इस बार प्रतिशत आया है। 69% का प्रतिशत आया है इस बार। तो ये कहा जा सकता है कि जो मतदाता थे उनको अपनी सरकार चुनने में काफ़ी रुझान था। जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं, जो ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो उनको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह था कि वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए सरपंच का चुनाव कर रहे हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह था, जिसके चलते मतदान में वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं, मतदान किए। हालांकि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद अगर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि एक जो मतदान का प्रतिशत है वो तो बढ़ा ही है। और शासन के सामने जो चुनौती थी उसको भी प्रशासन ने सफलतापूर्वक हासिल किया है। और प्रशासन के लिए भी एक सफलतापूर्ण बात है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के पास, निर्वाचन आयोग के पास। आशुतोष पेंड्रा के वहां से महासमुंद से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष, इस बार एक दिलचस्प चीज देखने को मिली है कि पिछली बार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि युवाओं ने, वोटर मतदाताओं ने काफी दिलचस्पी ली है वोटिंग करने में। अगर ये जो त्रिस्तरीय चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें हमेशा से ही जो भी 13 पंचायत के जो चुनाव हुए थे, हमेशा से लोगों की जो भागीदारी होती है वो उसमें बढ़ चढ़ कर रहती है, क्योंकि गांवों की सरकार चुनी रहती है, उनको अपने गांवों का विकास चाहिए रहता है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर अपने इसमें हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि जो मतदान प्रतिशत को बढ़ रहे हैं, यही कारण की वजह से जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, ग्रामीणों के मुद्दे क्या थे? किन मुद्दों पर लोग अपने घरों से बाहर निकले वोटिंग के लिए? क्योंकि सर्दी का भी सितम है और छत्तीसगढ़ में कोरोना का साया भी है। आशुतोष,
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो उनके मुद्दे हैं, तो उनके मुद्दे अगर कहा जाए तो एक तरीके से साफ और सीधे जो नजर आते हैं वो यही नजर आते हैं कि जो ग्रामों का विकास करेगा, जो उनके जनपद का विकास करेगा, उन्हीं ऐसे ही प्रत्याशियों को वो वोट देंगे। और यही उनका मुद्दा था। जब मैं कौंथकेरा पंचायत में पहुंचा हुआ था, जब मैं वहां पर वोटिंग चल रही थी, वहां से मैंने संपर्क किया, लोगों से बातचीत किया, तो यही बात निकलकर सामने आ रही थी, हम ऐसे ही प्रत्याशी को वोट देंगे जो वहां का, उनके इलाके का विकास कर सके। यानी ये कहा जा सकता है कि जो पूरा मुद्दा था वो सिर्फ विकास पे ही फोकस था। जो विकास करेगा उसी प्रत्याशी का इन्होंने चयन करेंगे। जी, पूरा मुद्दा विकास पर ही फोकस था और विकास को लेकर ही मतदाताओं ने आज वोटिंग की है। अमित चौरसिया लगातार रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, विकास का मुद्दा इस बार कितना प्रभावी रहने वाला है इस पंचायत के उपचुनाव में, और इसके साथ साथ मतदाताओं में पिछली बार से ज्यादा जागरूकता देखने को मिली है क्योंकि लोगों ने घरों से बाहर निकलकर वोट किया है, क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी कोरोना की भी है। नक्सलाइट इलाकों में भी मतदान प्रतिशत ठीक ठाक दर्ज किया गया है। बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से ग्रामीण चुनाव में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर न केवल कोरोना का जो एक लहर है वो भी भारी नहीं पड़ पाई, और ना ही ये जो नक्सलियों का कोई खौफ यहां पर नजर आया। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये आने वाले मिशन 2023 के लिए न केवल बल्कि एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को अभी से ग्रामीण की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण वोटर कम से कम जो 100% मतदान की अवधारणा को चरितार्थ करता नजर आता है। जिस तरीके से आज यहाँ पंचायत चुनाव में देखने मिला है, तो कहीं ना कहीं मतदान का जो 100% तक पहुंचना, ये एक बड़ी बात है। ये कम चुनाव में देखने मिलता है, और लोगों को चाहिए कि राजनीतिक दल अभी से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की, क्योंकि जब बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की, उसको वोट बैंक तो माना जाता है, लेकिन विकास वहां तक नहीं पहुंचाया जाता। बात चाहे किसी भी सरकार की हो, चाहे रमन सरकार की हो या भूपेश सरकार की, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने अमित कही थी। ग्रामीणों को वोट बैंक तो माना जाता है, लेकिन जैसे ही वोट खत्म हो जाते हैं तो राजनीतिक ग्रामीणों को दरकिनार कर देते हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। अंबिकापुर लिए चलते हैं आपको। सोनू केदार हमारे सहयोगी अंबिकापुर से लाइव मौजूद हैं। सोनू, क्या स्थिति है अंबिकापुर की, सूरत हाल क्या है, कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया और माहौल क्या है फिलहाल वहां का? था और मेलपर ब्लॉक होना था, वहाँ तीनों जगह चुनाव हो गए हैं। और वोट प्रतिशत बात करें तो लगभग खुलकर लोग सामने आए हैं। वोट प्रतिशत लगातार बढ़ी है यहाँ पर। और जहां तक रुझान की बात करें तो लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी हुए, वो पंच पद के जो प्रत्याशी थे और सफल प्रत्याशी थे, वो लगातार आगे चल रहे थे। और मतदान हो गया, गणना हो गई है, और 22 तारीख को जिला मुख्यालय में उन्हें घोषणा किया जाएगा। 22 तारीख को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुद्दे क्या थे वहां के अंबिकापुर के? सोनू, किन मुद्दों पर ग्रामीण मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि को चुना है, जनप्रतिनिधि को चुना है? किन मुद्दों को लेकर लोग घरों से बाहर निकले? जो मूल मुद्दे थे वो क्या था? मूल मुद्दे की बात करूं मैं भी, तो मूल मुद्दे विकास है। गांव में जहां तक विकास नहीं पहुंच पाई, सड़क हो, नाली हो और बिजली हो, वो पहुंच नहीं पाए हैं। तो गाँव के लोगों से जब हम बात किए थे तो उनका कहना यही था कि हमारा जो प्रत्याशी हो, मूल विकास हमारे तक गांव तक पहुंचा है। रोजगार है, स्कूल है, शिक्षा है, इस तरफ ध्यान दे। ग्रामीण इलाकों में हालांकि जहां देखा जाता है कि रोड नहीं रहते हैं, पानी की समस्या रहती है, बिजली की समस्या रहती है, उन बातों को लेकर मुद्दे मेन वही थे सर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सोनू। हमारे साथ अमित चौरसिया रायपुर से लगातार जुड़े होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आशुतोष तिवारी हमारे साथ महासमुंद से जुड़े हुए थे। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, आप अपना विशेष ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।